गाइस वी आर बैक विद अनदर लेक्चर और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी बुक है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर बेटा कंप्लीटली थ्योरी है। थ्योरी पढ़ने का बेटा अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पूरे लेक्चर्स के थ्रू जो भी आप अपनी पढ़ाई करोगे, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसको आपको इंप्लीमेंट करना है जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्ली अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है बेटा। तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है बेटा, जैसे मैंने आपके लिए इस वाले लेक्चर में आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, ठीक है। स्लाइड्स में जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो आपको टॉपिक हम आपको नोट्स भी शेयर करेंगे अपने। तो आपको जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आपको हमारे नोट से पढ़ना है। नोट से पढ़ने के बाद बेटा अगर आपकी मैम ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया तो आप टैली कर लोगे एक बार बुक से भी, जो आपके पास कोई बुक है, कि अगर कोई सर से कोई पॉइंट छूट ना गया हो, और अगर कोई छूट गया तो पॉइंट तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड ऑफ द स्लाइड्स में आपको मैं नंबर भी शो कर दूंगा। तो बेटा एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बेटा जब आप नोट से पढ़ लोगे उसके बाद आपको अपने खुद हैंडमेड नोट बनाने हैं, क्योंकि बेटा जब आप एंड में टाइम पे रिवीजन कर रहे होगे बोर्ड्स के टाइम पे आपको ये सिलेबस अपना 3-4 बार मैक्सिमम 5 टाइम्स जो है रिवाइज करके जाना पड़ेगा, जिससे आप कंप्लीटली कोई भी टॉपिक को कीवर्ड जो बुक के अंदर दिए गए हैं उसके साथ साथ लिख सकते हो। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे बेटा उतना ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। और आपको रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाओ, ठीक है। बस, थैंक यू सो मच। करते हैं हम, ठीक है। चलिए गाइस फर्स्ट स्लाइड देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नाम, ठीक है, चैप्टर 1। आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, ओके इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन में देखो क्या है कि हमें अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बिकॉज क्योंकि बेटा जो भी हमारी करंट सिचुएशन है ना इकोनॉमी की, वो करंट सिचुएशन जो है करंट पॉलिसीज या कोई भी एक्शंस की वजह से नहीं हुई है। उसका कुछ ना कुछ रीज़न ये भी है कि जो इट हैज़ इट्स रूट्स स्टेप्ड इन हिस्ट्री पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देख रहे हो बेटा, कह रहे हो कि उसकी जो जड़ें हैं वो हमारी जो इकोनॉमिक्स की अभी जो सिचुएशन है उसकी जड़ जो है वो पास्ट में है। कब की पास्ट की बात करें, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइप की बात करें, जब हमारे इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर थी, ठीक है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। देखो ये बढ़िया सा, ये देखो शक्ल हंस के दिखला रहा है, इसने हमें बहुत लूटा है बेटा, इतने तरीके से हमारा एक्सप्लॉइट करा है इन लोगों ने कि बता नहीं सकते आपको। चलो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, बताए देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। बेटा ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो मार्क्स के लिए कभी कभार पूछ भी सकता है क्या है कॉलोनिज्म का मीनिंग क्या होता है। बेटा कॉलोनिज्म का मीनिंग होता है कि आप इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। समझ में आ रही है आपको बात, कि किसी रिलेशन है कंट्रीज़ के, किसी दो कंट्री का रिलेशन की बात कर रहा है कि एक जिसमें एक कंट्री जो है रूलिंग कंट्री होगी, दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होगी। हमारे केस में क्या था बेटा कि हमारे केस में जो इंग्लैंड थी वो रूलिंग कंट्री थी और इंडिया थी उसकी कॉलोनी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखो इसका, द रूलिंग कंट्री हैज़ द कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सब्जुगेटेड कंट्री। मतलब उसके ऊपर जो कंट्रोल, जो रूलिंग कंट्री था उसका कंट्रोल रहता था। किसके ऊपर रहता था कंट्रोल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, ठीक है, ऑफ द सब्जुगेटेड कंट्री दैट इज इंडिया। ये देखो ये इंडिया और ये ब्रिटेन। ओके आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल कैसी थी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, देखो बेटा बहुत अच्छी बातें थी, हम लोग बहुत ठीक थे, हम लोग मतलब अगर हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करता तो हम एक अच्छे लेवल पे आगे जो है बढ़ सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारा रूल करा ना तो हम और बैकवर्ड होते चले गए, हमारा जो है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती चली गई। अब बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है ना बेटा, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। ओके गाइस, तो चलो अभी ये देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कैसी थी। कि बेटा सबसे बड़ी बात ये है, ये देख रहे हो खेत, देख रहे हो कैसे खेत खिलखिला रहे हैं खेत। हमारी इकोनॉमी जो पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और बहुत बढ़िया जो है एग्रीकल्चर जो है हमारा जो है चल जाता था, हमारा काम चल रहा था, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम लोग वर्ल्ड वाइड फेमस थे। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत हाईली डिमांडेड थे इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांडेड थे अपनी जो है क्राफ्टमैनशिप की वजह से। देखो इसमें पूरे में ये लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज प्राइमली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वॉज इन गुड कंडीशन एट द टाइम, ठीक है, वॉज लुकिंग अप। क्योंकि क्या है ना, अगर आप जब तक घर में रहते हो और आप बाहर का नहीं देखते तो आपको पता नहीं लगता, ठीक है। जब आप बाहर की किसी कंट्री से अगर आप वो कर पाओगे, कंपैरिजन करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। हमारी जो है हम लोग के हमारे जो गुड्स के थे हम बैकवर्ड पे स्टेज थे, हमारे बहुत सारी चीज़ों पे हम एग्रीकल्चर के अंदर भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। टेक्नोलॉजी तो भाई वर्ड ही नहीं था,
मैं आपको अभी के लिए समझा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी था, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था कि कोई टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर को लेके। हम तो ये भगवान के ऊपर जो है पूजा करते थे लोग कि हाँ भाई बारिश हो जाए। वो पिक्चर देखी होगी आपने लगान, उसके अंदर सेम ऐसी था, वो सेम हालत थी हमारी कि हमें जो है बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता था, या बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इतना ठीक नहीं था, क्योंकि हमें सही लगता था क्योंकि हमारी जो है सफिशिएंट जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी। समझ में आ रही बात आपको? चलिए गाइस, लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों था बेटा ये बेटा इसलिए था क्योंकि देखो ये देख रहे हो आप, इसमें देखो एक पॉइंट है कि दे टर्न इंडियन इकोनॉमी इंटर फीडर इकोनॉमी। ठीक है, फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है बेटा? फीडर इकोनॉमी का मतलब फीड से मतलब है फीड करना, कि हम किसी को खिलाते हैं। तो हम भी एक तरीके से ना ब्रिटेन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, तो उनको खिला के कैसे हमारे रॉ मटेरियल उनको देते थे, वो हमारे को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते थे जिससे कि हमारे जो है गुड्स जो है हमारे रॉ मटेरियल जो हमारे देश में बनता था जो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, वो अपने ब्रिटेन में लाके अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाते थे, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और यहाँ पे आके उसको बेचते थे। पूरा जो इन लोगों ने रूल करा है ना बेटा, आपको मैं एक बात बता दूं, जितना भी इन लोगों ने काम करा है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए थे मानता हूं, लेकिन जितना भी काम करा था ना इन लोगों ने सब अपने बेनिफिट के लिए करा था। ऐसा कुछ नहीं था जो इन लोगों ने क्या कहते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट के सोच के करा था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ इन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए काम करते थे सारे के सारे। अब एग्रीकल्चर की बात देख लो, और सारा इन्होंने जो हमारा रॉ मटेरियल ले गए ब्रिटेन के अंदर, और वहाँ पे वैसे अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के हमारे इंडिया में आके बेचने लग गए। ठीक है ना? ये देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, सेकंड पॉइंट में देखो, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल नो मीनिंगफुल इकोनॉमिक प्रोग्रेस टुक प्लेस एज सच एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड अ पुअर एंड द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ओके, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक मतलब क्या है अभी जल्द बताता हूँ। स्टैग्नेंट इकोनॉमिक का मतलब लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ, मतलब या तो थोड़ी सी ग्रोथ हो रही हो। थोड़ी सी ग्रोथ इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कैसे हो रहा था कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आगे भी डिस्कस ऐसे ही करेंगे। इसके अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है ना, आगे भी ऐसी आएगी कि इन लोगों ने क्या कहते हैं अपने काम के लिए क्या है, रेलवे ले आए थे, कम्युनिकेशन थोड़ा सा सही कराया था, टेलीफोन ले आए थे। ठीक है ना? तो उस चक्कर में जो है थोड़ी सी लिटिल ग्रोथ की इन्होंने बात कर दी। चलिए अब आ गए हमारी मेन बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है बेटा, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, पहला पॉइंट स्टैग्नेंट इकोनॉमी वही लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ। ओके, चलिए बेटा आपको जो है मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, कुछ डेटा इसलिए मैं दूंगा कि अगर आप आपको डेटा याद आ जाता है, अगर स्लाइड में मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं था वो, मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगा। वो नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं हम नोट शेयर कर दिया करेंगे। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ को रिलेटेड मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है ना बेटा, तो आपको मैं इंस्टाग्राम की मेरे यहाँ पे कोई आईडी दिख रही होगी, वो DM कर देना मेरे को, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा, उसमें भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी क्वेरी जल्द से जल्द हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइज मैं वापस आता हूँ अपने कंटेंट पे कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का बेटा मतलब था कि लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ। ठीक है ना? या तो थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है या तो बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो रही हो। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, डेटा गिवन है, मैं बता देता हूँ कि 1860 to 1925 जो है ग्रोथ रेट था हमारा 0.5% पर एनम। ओके, और 1925 से लेकर 1950 तक तो हमारा ग्रोथ रेट था वो था 0.1% पर एनम। ये आपको बस सुनना है, और अगर आपको नोट्स में मैं आपको लिख के दे दूंगा, अगर आपको याद रहता है तो आपका अगर ये क्वेश्चन बनेगा फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का, अगर आप ये लिख देते हो तो भाई एक बोनस पॉइंट है, एक जो है बढ़िया चीज़ है आपके लिए। ठीक है, चलिए ओके, बैकवर्ड। अब देखिए सेकंड पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम जो थे हमारी पर कैपिटा इनकम, कैसे पता लगेगा कि हम बैकवर्ड इकोनॉमी हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हम बहुत ही जो है लो टेक्नोलॉजी वही बात हो गई कि टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, कि लो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है बिल्कुल ख़त्म चल रहा था। हमारे पास कुछ भी नहीं था मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा पर कैपिटा इनकम होता है बेटा कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितनी हमारी देश की इनकम है पूरी डिवाइड बाय जितनी हमारे देश की आबादी है, जनसंख्या है, उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो है पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो पर कैपिटा इनकम हमारी तो बहुत लो थी बेटा। मैं आपको बताऊं कि अभी करंटली जो हमारी पर कैपिटा इनकम 2300 पर एनम के हिसाब से मानी जाती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को इतना रिवेन्यू नहीं होता जितनी हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारा पुअर सेक्टर बहुत, जो हमारी पॉवर्टी है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे है। बहुत कम ही लोग हैं जिन बहुत अमीर है जो टैक्स पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है करते हैं। जो नॉर्मली अमीर लोग भी जो है फुल टैक्स पे नहीं करते, और जो सही बात भी है 30% अपनी इनकम को जो है, जनरल बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि 30% कौन कैसे दे देगा? अगर आप 100% कमा रहे हो उसमें से 30% आप गवर्नमेंट को दे दो, कैसे भाई? ग्रोथ भी तो दिखाओ आप। अगर हम आपको दें
तो आप ग्रोथ भी तो दिखाओ, दे भी तो रहे हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है कि देते ही नहीं है लोग। टैक्स भी बहुत कलेक्ट होता है, जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्शन देख लो आप एक बार उठा के कि कितना टैक्स कलेक्ट होता है एक एक महीने का, 1-1 लाख करोड़ के पार चले जाता है। तो 1-1 लाख करोड़ के पार जब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप कैसे हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो ग्रोथ होती, तो इसलिए तो लोग टैक्स छुपाते। चलो ये आउट ऑफ द वे चलेगा हम थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जनरल बातें डिस्कशन करते रहना चाहिए। चलिए बेटा, तो बैकवर्ड इकोनॉमी की बात हम कर रहे थे कि बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम वेरी लो था। क्या कितना था, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो था 2230 था पर एनम। देख रहे हो, 230 रुपये पूरे साल की इनकम मानी जाती थी एक बंदे की, बताओ ये हाल था हमारा, ठीक है। और 1947 to 48 ठीक है चलो हो गया। हमारे पास जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास काम नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि हमारी जो है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डीके मतलब ख़राब कर देना, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिश ने पूरा रूइन कर दिया था, मतलब ख़राब कर दिया था। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते बेटा। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस किस तरीके से आएगी, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। मतलब हमारे पास हमारा जो है लो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी है, जितना हमें कम आउटपुट निकालना चाहिए उतना हम नहीं निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी आप जनरल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, मैं आपको बताऊं, अब इसमें भी एक डाटा है हमारे पास, ठीक है, कि हमारा जो है वीट और राइस के ऊपर हमारे पास एक डेटा गिवन है कि जो हमारा 1947 या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो वीट का जो हमारे पास आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड होता था वो था 660 kg आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, और राइस का होता था बेटा 665, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास 2018 का डेटा है हमारे पास कि 3400 kg है, और प्लस जो राइस का है वो है 2665 kg। ओके, डेटा आपको, वही बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डेटा का आपको क्या करना है, अगर आपको याद रह जाता तो बहुत बेस्ट है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि पेपर आराम से लिख पाएँ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ओके ब्रो, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास कोई भी तरीके की बढ़िया तरीके से किसी भी सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ नहीं हो रही थी। हमारे पास ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री था। ब्लीक ग्रोथ मतलब कि समझ रहे हो आप, बिल्कुल जीरो ग्रोथ, ठीक है। क्यों था बेटा, क्योंकि ना इन लोगों ने हमको क्या है, अब देखो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैसे बढ़ती है, ठीक है। आप ये लगा लो कि आप रॉ मटेरियल तो सप्लाई कर रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में तो कुछ लगता होगा, क्या लगता है, मशीनरी लगती है। हमारी जो है कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री इन्होंने लगनी नहीं दी। अगर आप जो है कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री देखोगे ना हमारी, तो उस टाइम की बात पे तो कोई भी बहुत बढ़िया नाम वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स जो बनाती थी, ये बनाने भी नहीं देते थे, ठीक है ना। इनका ये था कि अगर आपको ये सब चीज़ें मंगानी है तो आप ब्रिटेन से मंगा लो, जी इम्पोर्ट करा लो, समझ में आती है आपको ये बात। तो आपका क्या है, जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा कोई भी होगा तो उसको ब्रिटेन को ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रैम्पेंट पॉवर्टी मतलब बहुत पॉवर्टी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, क्यों नहीं था मैंने आपको बता दिया, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लोगों के पास जो है 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता था। इन लोगों ने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो रिव्यू कर दिया था। कैसे कर दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, उसके अंदर जब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे रूइन हुआ था। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब ये होगा कि 2 टाइम का लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा था, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। और इन लोगों ने क्यों नहीं मिल पा रहा था, वही डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार अगर आप बुक से इसको रीड करोगे सीधा घुसेगा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया नोट्स बनाने अपने हैंडमेड नोट्स फॉर द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, समझ आती बात, फॉर द डे बिफोर एग्जाम, मुझे ये बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ को जरूरत होती थी जो हमें बनाने नहीं देते थे, इसलिए हमें डिपेंडेंस इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट पे डिपेंड रहता था। वो भी कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, ब्रिटेन से ही। किस चीज़ों का हम करना पड़ता था कि क्या जो हमारे पास लेट्स सपोज कि World War I हुआ था, World War II हुआ था, इसके अंदर भी हमको डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी थी, जो इन लोगों ने ब्रिटेन से ही मंगाई थी। हमारे देश में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट की इंडस्ट्री नहीं बनने दी इन लोगों ने, ठीक है ना, उस टाइम पे भी। और दूसरी बात ये बेटा, इन लोगों ने क्या कहते हैं, कंज्यूमर जो गुड्स होते थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, ठीक है, बाइसिकल्स वगैरह, ये सब चीज़ों की जो मेनली यूज़ होने वाली चीज़ें थी, इन लोगों ने इनकी भी जो है इंडस्ट्री हमारे पास लगने नहीं दी, और इसलिए हमें हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स पे रहना पड़ा। हमारा जो इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस रहा, इस वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टैग्नेट, ये सारे रीज़न हमारी कंट्री जो है इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है ना। बैकवर्डनेस मैंने बता दिया आपको क्या होता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत लो होगा, ठीक है। हम जो है बहुत ही पुरानी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अपनी चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग्स में, ठीक है। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक,
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो भी था इन लोगों ने बनाया था कि थोड़ा बहुत इन्होंने जो कम्युनिकेशन सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ठीक है, पावर जनरेशन, इन सब पे। अब आपने सुना होगा कि पहले पूरे पूरे दिन लाइट नहीं आती थी, ठीक है ना, समझ गए आप बात, तो वो चीज़ है। चलिए गाइस, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, इसके अंदर भी छोटा सा डेटा है कि जो 14% ऑफ पॉपुलेशन थी ना बेटा, वो अर्बन एरिया में रहती थी। जैसा कि आज के टाइम पे ये जो अर्बन एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होते, कुछ लिमिट होती है 2 किलोमीटर तक की, ऐसा होता है म्यूनसिपल सेक्टर में। वो बाद में आप जब पढ़ोगे बीकॉम वगैरह में तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर या अर्बन एरिया स्टार्ट हो गया या रूरल एरिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब क्या है, 14% ऑफ जो पीपल थे वो थे अर्बन सेक्टर में रहते थे और मोस्टली 86% ऑफ पीपल जो थे रूरल एरिया में रहते थे, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर वो उसमें लैक कर देते थे, उनको वो नीचे चीज़ें नहीं मिल पाती थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, बेटा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, फ्यूडल का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि लो लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, समझ में आती बात। हम जो है लो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे थे, हम जो है चीज़ें जो आउटपुट जो बना रहे थे वो हाई कॉस्ट पर बना रहे थे लेकिन लो आउटपुट बना रहे थे, समझ में आती बात आपको। इट लीड्स टू बैकवर्डनेस, समझ में आती है, ठीक है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया बेटा, सेमी है मतलब फ्यूडलिस्टिक प्लस कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक मतलब कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे प्रॉफिट भी हो रहा था, और फ्यूडलिस्टिक मतलब जो है लो प्रोडक्टिविटी की तरफ भी जा रहे थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको भी बुक से सिंपल रीड करोगे समझ में आ जाएगा। इतना ही है कि फ्यूडलिस्टिक मतलब क्या, जब हमारे जो है लो प्रोडक्शन या लो प्रोडक्टिविटी चल रही हो, और कैपिटलिस्टिक मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है दोनों तरीके से हमारा उस टाइम पे काम चल रहा था कि हमारी लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, बैकवर्डनेस की तरफ भी जा रहे थे हम लोग, और हमारा कहीं कहीं पे जो है प्रॉफिट मोटिव भी आ रहा था, मतलब हम लोग प्रॉफिट के लिए भी काम करने लग गए थे, ठीक है ना। चलिए गाइस, कॉलोनियल इकोनॉमी जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश की कॉलोनी थी हम लोग, ठीक है ना। सारे काम जो अपनी पॉलिसी प्रोसीजर बनाते थे वो अपने लिए, हमारी कंट्री के लिए बनाते थे, जो उनके बेनिफिट के लिए होती थी। चलिए गाइस, अब हमारा जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, अब जो ब्रिटिश सेक्टर ने हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, वो कितने डायमेंशंस में, कितने डायरेक्शंस में करा, उसके ऊपर बात करते हैं। जनरली ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको कि कितने तरीके से हमारी इकोनॉमी को जो है एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे कैसे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले गए, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे चले गए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है आपको एक तरीके से, ठीक है। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बेटा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके गाइस, चलिए ये देखिए, ये स्लाइड बढ़िया सी, ये रहा आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ने बता दिया, प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट। अब आपको सारी चीज़ें देखो पढ़ते के साथ ही समझ में आएगी। प्रोडक्शन क्या है, टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वही बरसो रे मेगा मेगा, मैंने गाना भी सुना दिया आपको, ठीक है ना, कि जो है बारिश में जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, कि बारिश होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो गए जी, फसल खराब, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है बेटा, अपने क्या है, प्रोवाइड्स फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। मतलब आप फार्मिंग कर रहे हो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, आप कोई कुछ कमा नहीं रहे, बस अपने खाने पीने के लिए आपका काम चल रहा है, समझ में आ रही बात। उतना ही और पता था क्यों, तो पता था मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। गाइज ये मतलब पता क्या, जमींदार, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल मतलब जमींदार्स, जो जिनकी ज़मीन होती थी उसके ऊपर जो है ये लोग जो फार्मर से काम करवाते थे। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ इस दूसरे वाले पॉइंट से रिलेट करके, जो हमारा है इसको बाद में लेंगे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स को। इस पर देखते हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ठीक है। ये देखो जमींदार से गवर्नमेंट है और टिलर ऑफ द सॉइल है। गाइस जमींदार जो थे ना, ये एक फिक्स्ड अमाउंट जो है पे करते थे गवर्नमेंट को। जो हमने लगान पिक्चर में आपने देखा होगा कि लगान जो पे करते हैं वो 3 गुना लगान, ठीक है ना, वही चीज़ है। और ये जमींदार जो कहाँ से निकलवाते थे ये सब पैसा, ये सब जो हम शेयर करते थे ना, फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे बेटा, ये शेयर ऑफ आउटपुट के बेस पे करते थे। इतना पैसा वैसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, पहले बार्टर सिस्टम में काम करते थे। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हम डील करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर, कि कुछ ब्रिटिश ने जो काम करे थे, जो हमारी मेंटेलिटी चेंज हो गई थी जिसको लेके, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, ठीक है ना। तो अभी इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि ज़मींदार जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पे करते थे गवर्नमेंट को, जिसे हम लगान बोलते हैं। और गाइज ये लोग जहाँ कहाँ से निकालते थे, जितना भी निकालते थे ना गाइज, ये टिलर ऑफ द सॉइल हमारे फार्मर्स हैं और ज़मींदार, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन, मतलब वो जितना भी फार्मर से निकलवा सकते थे ना, वो फसल उगवाते थे फार्मर से, बोलते थे जितना भी तुम जो उगाओगे वो सारा, मतलब मोस्टली वो अपने पास रखते थे जितना भी, और जो थोड़ा बहुत बच जाता था वो उनके लिए सब्सिस्टेंस के लिए बच जाता था। वो आगे देखो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपनी बेसिक नीड्स के लिए बच जाता था। तो ये गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल चलता रहता था, ओके।
अब हमारे से अपने जो पॉइंट हमने छोड़ा था कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, गाइस इन लोगों ने क्या करा, हमारी ज़मीनों को जो है बांट दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो गई। और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से गाइस एक प्रॉब्लम आने लग गई कि हमारे को जो है हाई कॉस्ट पे लो आउटपुट निकलने लग गया, हमें ज़्यादा पैसा जो है लगाना पड़ गया। हालांकि वो सब फार्मर्स की बेस पे लगता था, ज़मींदार कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, उसको बस ये चाहिए था कि फार्मर्स के ऊपर अत्याचार करता था कि हाँ भाई तू निकाल के देगा, मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा तेरे ऊपर। समझ में आ गई बात? उसको बस चाहिए, माल चाहिए उसको। समझ में आ गई बात आपको? तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब क्या है, इसका रीजन, इसका क्या कॉस्ट था, या ये लगा लो क्या इसकी कॉन्सिक्वेंस है कि लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। गाइस फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, फोर्स्ड, आपको फोर्स कराया जा रहा है कमर्शलाइजेशन को लेके। ठीक, कमर्शलाइजेशन मतलब आप मार्केट में जाने की बात कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट, देखो पढ़ते हैं इसको एक बार। फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप दैट इज इंडिगो, मैं बताऊंगा क्यों, फ्रॉम कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप। सब्सिस्टेंस मतलब जो जीने के लिए चलती थी इन लोग के, फार्मर्स के लिए, इन लोगों ने उसको बंद करवा दिया अपने बेनिफिट के लिए। बेचारे फार्मर्स तड़पते रह गए। ये देखो वीट एंड राइस, रीज़न क्या था, रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल। सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई है फार्मर्स की ब्रिटेन के रूल के अंदर, समझ आती है आपको, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। और आज भी इतनी बहुत कोई अच्छी हालत नहीं है, ये लगा लो आप, ठीक है ना। फ्रॉम कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप दैट इज वीट एंड राइस। रीज़न क्या गाइस, रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि इन लोगों को जो ब्रिटेन में था ना, इन लोग की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। इंडिगो को नील की खेती बोला जाता है, कि नील की खेती जो है इन लोगों ने करवानी थी हमारे को, क्योंकि इनको जरूरत थी ब्रिटेन के अंदर। इन लोगों ने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि ऐसा करो। सुनो, कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हो गया गाइस, इन लोगों ने हमारी जो फसल थी, हमारी क्रॉप्स थी, उसको अपने इंडस्ट्री में यूज़ करके अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बना के हमारी मार्केट में आके बेचते थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे कमर्शलाइजेशन कैसे होता है, किसान जो खाना बनाता है, किसान जो खाना कह रहा हूँ मैं आपको एक तरीके से कि फसल, किसान जो फसल उगाता है वो कंपनी को देता है, कंपनी उससे जैसे वो जो लगा लो ना कि जो सब्जियां वगैरह देते हैं, लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना, मैकडोनल्ड्स में प्याज वगैरह की जो है डायरेक्ट मार्केट से नहीं, वहाँ से उठाते हैं किसानों से, ठीक है ना। इन्होंने किसानों को अंडरटेक कर लिया, तो वो चीज़ है, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन। तो रीज़न क्या था गाइस, इन लोगों को जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, इनकी जो ब्रिटेन में थी, उनको जरूरत पड़ती थी इंडिगो की। तो इन लोगों ने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि हाँ भाई तुम जो है इंडिगो खाओ, जिसकी वजह से क्या है, इन लोग जो कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी वीट और राइस की, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती थी, जिनकी वजह से इनका घर चलता था फार्मर्स का, वो इन्होंने हटानी पड़ गई हमको। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा गाइस, जब आपको खाने के लिए मिलेगा तो आप उधार मांगोगे, ठीक है ना। तो वही फार्मर्स उधारी के अंदर चलते चले गए। फार्मर्स ने क्या करा, परपेचुअल इंडेटनेस ऑफ द फार्मर्स चलती चली गई, ठीक है ना, कि फार्मर्स जो है उधार के अंदर दबते चले गए। ये इसका जो है कॉन्सिक्वेंस था, मतलब अंजाम निकला था फोर्थ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। ओके गाइस हम बात करते हैं रीजन विच लेड टू बैकवर्डनेस एंड द स्टैग्नेशन। गाइस इसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ कि कौन से रीजन थे जिसने हमारे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर को बैकवर्डनेस की तरफ पे चले गए थे, मतलब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्डनेस विच लेड टू एग्रीकल्चर इनटू बैकवर्डनेस, ठीक है। तो बैकवर्डनेस के ऊपर जाएगा ना, तो गाइस इसके अपने एक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे ना, उसी में से जो इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, इसको बांट दिया गया कि बैकवर्डनेस के ये पॉइंट है, स्टैग्नेशन के ये पॉइंट है। दोनों चीज़ डिफरेंट है। स्टैग्नेशन मतलब क्या है, लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ। बैकवर्डनेस मतलब क्या है, लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गई, लो टेक्निक्स, यूज ऑफ लो टेक्निक्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या फार्मिंग, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, समराइज करता हुआ चल रहा हूँ मैं आपको। चलिए बैकवर्डनेस के पॉइंट देखिए, लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया हमने, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। मैं आपको जो नोट्स दूंगा गाइस, उसमें इतना बढ़िया तरीके से आपको बनवा के दे दूंगा कि आपको जब पेपर से पहले जो है अपने नोट्स बनवाओगे ना, जिसमें से मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। इंडियन इकोनॉमी में सारे पॉइंट्स जो आपको देख रहे हो, जितने भी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना, आपके दिमाग में सारे कीवर्ड्स ऐसे बिठा दूंगा कि पेपर के अंदर जब आप लिखने बैठोगे ना, आपको सिर्फ कीवर्ड, बुक के कीवर्ड्स याद आएंगे, और वो ही मार्क्स स्कोर करने की टेक्निक होती है थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर। लोग क्या करते हैं अपनी बिकॉज, शैल, शुड, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। तरीके से लिख ले भाई, बुक की लैंग्वेज भी थोड़ी लिख ले। बुक की लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आप किताब खोल के रटने बैठ गए कि हाँ भाई ये पूरा पढ़ के रट के जाऊँगा जी, पेपर में जाके भूलोगे, हो जाएगा काम, सब बंटाधार हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैग्नेशन की बात आ जाती है, ये स्टैग्नेशन के पॉइंट थे। गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन के पॉइंट क्यों थे गाइस, इन लोगों ने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेट करते रख दिया था, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। बैकवर्डनेस के देख रहे हो, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी एक तरीके से लो टेक्निक्स ही हैं, बेकार टेक्निक्स हैं बिल्कुल भी, कि हाँ भाई तुम मानसून के लिए रुक रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं तुम्हारे ऊपर की जो है, कि तुम जिस तरीके से अपने पानी का जो है
काम करते जाओ, कंटिन्यूस बेस पे पानी आपके फसलों में जाता जाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ है भाई, ये बैकवर्डनेस पे लेके जाती है ना कि हमारी लो टेक्निक्स हो रही हैं। चलिए ओके गाइज, अब चलिए गाइज ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9650363901। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में डाउट हो, आप मुझे डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको दिखा दूंगा, यहीं कहीं आपको शो हो जाएगी। आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोस्टली आप जो है मेरे 9650363901 वाले पे ही करना। और अगर आपको क्लास रिलेटेड कोई, हम जूम पे भी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं गाइस, अगर करते हैं, और अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई लर्निंग पे मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो बैक लर्निंग है, सीखो ऐसे कि सिखा सको। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।